हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अचीवर पॉइंट HRT में स्वागत है। नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं गांधी युग। तो गांधी युग जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो हम लोग आज महात्मा गांधी के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए क्लास शुरू करते हैं। क्या थे जी? दीवान थे। इनके दादाजी भी दीवान थे। दादाजी का नाम था उत्तम गांधी। उत्तम गांधी। अब क्या हुआ कि पढ़ाई के दौरान क्या हुआ कि इनको भी इच्छा हुई कि हम वकालत करेंगे। उस समय वकालत करने का इंडिया में क्रेज हो चुका था और सब लंदन जा कर के पढ़ाई करके वकालत करते थे। तो उस समय क्रेज था, तो इनके मित्र और सहयोगी लोग भी इनको सुझाव देते हैं कि आप वकालत कीजिए। तो ये जो है 1888 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1888 ईस्वी में, ध्यान रखते जाइएगा। 1888 ईस्वी में वकालत के लिए लंदन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। लंदन बोले तो इंग्लैंड। किस लिए? वकालत की पढ़ाई के लिए। तो जब वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन जाते हैं तो ये कहाँ पहुंचते हैं? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन एक जगह है, लंदन के आसपास कहीं जगह होगा, साउथहैम्पटन। अब क्या है कि ये वहाँ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं और 3 साल के बाद 1891 ईस्वी में ये क्या बन जाते हैं? बैरिस्टर। मतलब पूरी बैरिस्टर, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, उत्तीर्ण हो जाते हैं, बैरिस्टर बन जाते हैं। अब क्या है कि बैरिस्टर बनने के बाद क्या है, ये भारत आते हैं। भारत वापस आते हैं, उसी समय आते हैं, 1891 में ही वापस आते हैं भारत। भारत आने के क्रम में क्या होता है कि ये बम्बई के आसपास कुछ क्षेत्रों में वकालत करते हैं, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, सफलता इनको नहीं मिलती है। अब होता क्या है कि इसके 2 साल के बाद, मार्कर थोड़ा सही से नहीं चल रहा है, 2 साल के बाद 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में ये जो है एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति हैं, अब्दुल्ला, जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं। कहाँ जी? साउथ अफ्रीका में रहते हैं। उनके केस को, मतलब ये बैरिस्टर थे तो इनके केस के पैरवी के लिए या कहिए वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए। कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए। अब साउथ अफ्रीका जब गए तो ये साउथ अफ्रीका में कहाँ रुके भाई? तो एक जगह है साउथ अफ्रीका में, पोर्ट नेटाल। पोर्ट नेटाल, यहीं पे गए अब्दुल्ला के केस के पैरवी के लिए। अब क्या है कि यहाँ पे नेटाल में पहुँचे। अब जब वहाँ पहुँचे तो देखे कि साउथ अफ्रीका में जो भारत के लोग रह रहे हैं, भारतीय जो निवास कर रहे हैं, उनकी स्थिति यहाँ पर कुछ अच्छी खासी नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे क्या है, 1894 ईस्वी में, 1 साल बाद, नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए। नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस, सॉरी, नेटाल इंडियन कांग्रेस, इंडियन पूरा नाम था, नेटाल इंडियन, मतलब क्योंकि वहाँ जो नेटाल जो जगह था वहाँ पर इंडियन जो लोग थे उनको एक इकट्ठा करने के लिए एक संस्था बनाया जिसका नाम था नेटाल इंडियन कांग्रेस। नेटाल इंडियन कांग्रेस ये एक संस्था था। और ये क्या हुआ कि इसी, हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी की लिखी एक समाचार पत्र है इंडियन ओपिनियन, जो परीक्षा में हमेशा पूछता है। तो ये इंडियन ओपिनियन जो था, यही संस्था जो है प्रथम बार प्रकाशित किया था, नेटाल इंडियन कांग्रेस। तो यहाँ पर एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। क्या करते हैं जी? समाचार पत्र, जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। बहुत पूछता है ये इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब आगे हम लोग देखेंगे ये साउथ अफ्रीका में क्या करते हैं। साउथ अफ्रीका में दोस्तों
अब ये जब बातें चलती रहती है उनकी, वहाँ के लोगों की स्थिति को सुधार करते रहते हैं गांधी जी, उसी के क्रम में क्या आता है, समय बीतता चला जाता है और ईस्वी आ जाता है 1906। 1906 ईस्वी में जो है वहाँ के जो राजा थे या जो गवर्नर कहिए, प्रशासक कहिए, वो जो है इंडियन लोगों के लिए एक ऑर्डर दिया था, अध्यादेश लाया था जो सही नहीं था, वहाँ के लोगों को पर वो अत्याचार के हिसाब से था वो। तो वो क्या है, सर्वप्रथम जो है 1906 ईस्वी में सत्याग्रह, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी कहाँ किए थे, तो सर्वप्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में हुआ था। वो अध्यादेश लाए थे, इंडियन के खिलाफ एक अध्यादेश लाई थी वहाँ की गवर्नमेंट, उसके खिलाफ ये प्रथम बार सत्याग्रह किए थे। अगर ऑप्शन में आपको दक्षिण अफ्रीका दिया गया है तो आपको दक्षिण अफ्रीका ही मानना है, क्योंकि भारत में जो सत्याग्रह हुआ था बिहार में के चंपारण में, वो 1917 में हुआ था, वो काफ़ी पीछे है। तो लोग फंस जाते हैं क्योंकि 1906 ईस्वी में ही दक्षिण अफ्रीका में ये क्या है, साउथ अफ्रीका में ये सत्याग्रह कर चुके थे। अब क्या है कि वहां सत्याग्रह हुआ, उससे पहले ही 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में फिनिक्स फर्म की स्थापना किए थे। फिनिक्स फर्म का मतलब आश्रम होता है दोस्तों, वहां यही आश्रम है, जैसे इंडिया में हम लोग आश्रम बोलते हैं, ये फर्म जो ही आश्रम है। 1904 में आश्रम बनवाए थे। 1910 में भी एक बनाए थे, टॉलस्टॉय फर्म। ये सब साउथ अफ्रीका में ही वो किए थे महात्मा गांधी। टॉलस्टॉय फर्म बनाए थे। इसको बनाने के लिए कोलना बक्स नामक व्यक्ति, टॉलस्टॉय था, कोलना बक्स व्यक्ति, इनको रुपया पैसा, क्योंकि कोई भी चीज़ कार्य करने के लिए रुपया पैसा मिलना बहुत जरूरी है, तो यही व्यक्ति था, टॉलस्टॉय, हाँ टॉलस्टॉय। ये जो फर्म था ये जोहान्सबर्ग में था, ये भी ध्यान रखिएगा, जोहान्सबर्ग जो वहाँ की राजधानी है। साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है, जोहान्सबर्ग। और ये जो फिनिक्स जो था वो डरबन में था, डरबन। मैच कौन कौन देखते हैं जी, जो मैच देख रहे होंगे ये दोनों को जानते हैं, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है डरबन और जोहान्सबर्ग में। तो ये डरबन में था फिनिक्स फर्म और जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म था। रुस्तम नामक एक भारतीय व्यक्ति था, यहाँ याद रखिएगा, रुस्तम नामक एक व्यक्ति था। इसको फिनिक्स को बनाने के लिए रुस्तम खर्च किया था पैसा, और टॉलस्टॉय फर्म को बनाने के लिए कोलना बक्स किया था, इनको महात्मा गांधी जी को हेल्प किया था। अब होता क्या है, जब इतना घटना होने के बाद क्या है, अब देखिए भारत में इनका प्रभाव अब आता है। 1915 ईस्वी में जो है ये भारत आते हैं, 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। कितना बार प्रश्न आपसे पूछा गया होगा प्रश्न में, एग्जाम में, कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी इसीलिए मनाया जाता है कि साउथ अफ्रीका से भारत गांधी जी लौट करके आए थे। अब जो है ये जब लौट के आए तो जीवन लाल एक व्यक्ति थे, गुजरात के एक व्यक्ति हैं जीवन लाल, उनके यहाँ किराए पर रहते। ये भी बैरिस्टर थे, ये क्या थे, बैरिस्टर थे। महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे। तो इनके मकान में सर्वप्रथम महात्मा गांधी आके रेंट पर रहे थे। और जब रेंट पर रहे थे, ये जब 25 मई ये इनके यहाँ रहने आए थे, 25 मई 1915, 25 मई 1915। अब इनके यहाँ क्या है कि रहने आए। अब जब 25 मई 2015 को क्या हुआ था, रहने तो पहले ही आ गए थे। 25 मई 2015 को जो है एक आश्रम की स्थापना किए थे, जो बाद में चल करके साबरमती आश्रम कहलाता है। लेकिन आपको प्रश्न हमेशा साबरमती की स्थापना का श्रेय जो है 1917 को दिया जाता है, लेकिन इसकी नींव जो है 15 में ही डली थी, 25 मई 2015। इसकी कहानी थोड़ी सी जाने हम लोग। क्या होता है कि यहाँ पे सत्याग्रह आश्रम का स्थापना करते हैं। ये जो जीवन लाल थे, इन्हीं का जो मकान था उसी में वो सत्याग्रह आश्रम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सत्याग्रह आश्रम।
सत्याग्रह आश्रम। अब क्या है कि इस समय 1915 में प्लेग बीमारी जो था काफ़ी फैल गया था। तो प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण ये जो सत्याग्रह आश्रम है इसको लेकर के चला गया साबरमती तट के पास। जो साबरमती नदी है वहाँ से हटा करके इसको साबरमती के तट पर रखा गया, स्थापित किया गया। और उसके बाद से प्लेग खत्म भी हो गया, उसके बाद से भी साबरमती के तट पर ही यह स्थापित हो गया। लेकिन इसका श्रेय जो है 1917 को दिया जाता है। साबरमती जो आश्रम है उसका स्थापना 1917 में हुआ था, लेकिन नींव की बात कहे तो 1915 में 25 मई 1915 में हुआ था। अब क्या है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे तथ्य हैं जो राजनीतिक भी हैं। तो हम लोग अभी बेसिक जान रहे थे, बेसिक जानते जानते धीरे धीरे हम लोग इनके पाएंगे जो भारत में इनका प्रभाव रहा उस पर ही संबंधित करेंगे। तो हम देखते हैं कि इनका क्या है कि जीवन काल से संबंधित क्या है। एक व्यक्ति थे हेनरी डेविड थोयो, हेनरी डेविड थोयो, 2-4 बार बोलिएगा। तो जो जितना भी आप देख रहे होंगे कि ये मैंने आपके भविष्य में महात्मा गांधी जी ने किया, वो सत्याग्रह करते थे, भूख हड़ताल करते थे, ये सब जो चीज़ें हैं असहयोग, मतलब गवर्नमेंट को हम सहयोग न करेंगे, इनको जो है हेनरी डेविड थोयो या थोरो भी लिखा जाता है कभी कभी। तो हेनरी डेविड जो थोरो थे उन्हीं एक निबंधकार थे, वो उन्हीं से ये मिला था। उनकी पुस्तक थी सिविल डिसओबीडियंस, उनकी एक पुस्तक थी, उन्हीं से महात्मा गांधी को ये विचार आया था। जब आप देख रहे हैं कि 1915 के आसपास प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय क्या है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के तरफ से लड़ने के लिए भारतीयों को उत्साहित किया था कि आप युद्ध में सम्मिलित हुए। और बहुत सारे महात्मा गांधी का उसमें प्रभाव बढ़ गया था, क्योंकि धीरे धीरे जब यहाँ पर लोगों के लिए ही जीते थे ये, तो बढ़ गया था। तो क्या है, इनके कहने पर बहुत सारे लोग जो है अंग्रेज का साथ दिए थे। तो इसीलिए अंग्रेज जो है इनको खुश होकर प्रथम विश्व युद्ध में जो सहायता किए, इसीलिए इनको एक उपाधि देता है जो काफी परीक्षा की दृष्टि से है, केसर हिंद। केसर हिंद की उपाधि जो है अंग्रेज इनको देता है। क्यों देता है जी? क्योंकि ये भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आगे क्या है कि इतने लोग को माने अंग्रेजी सेना में भर्ती करवाते हैं भारतीय लोगों को कि भर्ती करने वाला सार्जेंट इनको कहा जाने लगता है। तो यहीं से इनको सार्जेंट की भी उपाधि मिलती है। भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है महात्मा गांधी को। अब देखिए, अब ये कहानी हो गई इतना, धीरे धीरे महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। होता क्या है कि 1916 ईस्वी हम लोग पढ़ लिए 15 की बात। अब 1916 में जो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है? कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में एक व्यक्ति, अब आती है बात चंपारण सत्याग्रह की। तो यहाँ एक व्यक्ति है, एक किसान है, राजकुमार शुक्ल, जो बिहार के चंपारण का रहने वाला है। राजकुमार शुक्ल 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी से मिलता है। और जो चंपारण है उसमें 3 कठिया जो पद्धति है उसके बारे में, उसके विरोध करने के बारे में महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता देता है कि आप आइए 3 कठिया का विरोध कीजिए। लेकिन महात्मा गांधी नहीं पहुंच पाते हैं और वो 16 में चले जाते हैं वापस। लेकिन राजकुमार शुक्ल भी जो थे बहुत जिद्दी आदमी थे, ये छोड़े नहीं उनको, कहे कि आप कैसे नहीं आइएगा। तब बात आती है चंपारण सत्याग्रह। इससे प्रश्न आता ही आता है दोस्तों, कब हुआ था जी? 1917 ईस्वी में। तो अब हम इसकी थोड़ी कहानी सुनेंगे चंपारण सत्याग्रह की।
अब क्या है, चंपारण सत्याग्रह में अब राजकुमार शुक्ल तो कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में मिले, महात्मा गांधी को न्योता भी दिए, लेकिन महात्मा गांधी आए नहीं, वापस चले गए अपने आश्रम साबरमती। अब ये राजकुमार शुक्ल जो है साबरमती आश्रम गुजरात पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि चलिए आप विरोध कीजिए। फिर मजबूरन जो है महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण में आना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि तीन कठिया क्या है। तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया जैसा कि नाम से ही है 3/20। मतलब दोस्तों समझिए थोड़ा सा, एक मिनट, ये खेत है हमारा ही खेत है, ठीक है। हम 4 पार्ट में बांट दिए इसको, 25-25% बांट दिए, ठीक है, ठीक है। अब कहता है 3/20, जैसा कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं 1/20 का मतलब कितना होता है जी, 5। तो 3/20 का मतलब हो जाएगा 5×15, यानी कि मान लिया जाए ये हिस्सा हुआ जैसे 15%। तो ये जो हिस्सा हुआ, अंग्रेज कहता था कि इस हिस्से पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है, चाहे उसका दाम मार्केट में मिले या ना मिले। 3 कठिया यानी कि अगर 100% भूमि है आपके पास तो उसके 15% भाग, यानी 3, प्रश्न भी पूछता है कितने हिस्से में, 3/20वां हिस्सा में आपको नील की खेती करनी ही करनी है। और जो रेट अंग्रेज लगाता था उस दाम में आपको देना ही देना रहता था। तो लोग इससे परेशान थे, खेती नहीं करना चाहते थे नील की, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे और इसी का विरोध हो रहा था। यही है 3 कठिया पद्धति। जब ये क्या बोलता है वापस आए महात्मा गांधी, तो यहाँ उन्होंने विरोध कर दिया कि 3 कठिया पद्धति जो है सही नहीं है। उसका आयोग बैठा, उसकी जांच के लिए आयोग बैठा। उस आयोग कमीशन में महात्मा गांधी भी एक मेंबर थे। उस मेंबर में सम्मिलित हुए, उसको सोल्व करके इस हल को, समस्या को खत्म करवाए। 3 कठिया पद्धति खत्म हुआ। और जो बॉन्ड लिखाया गया था, जो अंग्रेज क्या कहता था कि या तो आप इतने हिस्से पे खेती करो, नहीं तो हमारे लगान का जो हिस्सा है, भाग है, उसको बढ़ाओ। तो दोनों नुकसानदेह था, क्योंकि बंधन पत्र में बंधा हुआ था वो। फिर महात्मा गांधी, क्योंकि उसमें अंग्रेज इनको काफ़ी चाहने भी लगा था, क्योंकि अंग्रेज के कुछ कामों में, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट भी किए थे, तो अंग्रेज इनके बातों को मान जाता है। और जो 25 इनको जो बॉन्ड पत्र था, 25% हिस्सा जो है उसको क्या करता है, सभी किसानों को वापस भी लौटाता है 25% रकम। और ये 3 कठिया पद्धति जो है खत्म हो जाता है। तो इस तरह से सफल सत्याग्रह भारत में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हो गया। और यहाँ से महात्मा गांधी की लोकप्रियता और बढ़ते जाती है। यहाँ प्रश्न बनता है दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछता है, ये तो पूछता है कि उसके अगुवाई कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी। उनको बुलावा कौन दिया था, राजकुमार शुक्ल। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को सपोर्ट कौन कौन कर रहे थे इस 3 कठिया पद्धति की लड़ाई में, चंपारण सत्याग्रह में। तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसको दिमाग में रखिएगा। जैसे कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद के ऊपर कृपा हो गया था, राजेंद्र प्रसाद के ऊपर कृपा हो गया था महादेव का, ब्रजकिशोर का। ये सब भगवान है। कौन है, महादेव, जानवे करते हैं, महादेव, ब्रजकिशोर और नरसिंह हरि का इन लोग को क्या हो गया था, कृपा हो गया था। तो यहाँ से आता है याद करने के लिए, तो यहाँ से क्या निकलता है, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र पर कृपा हुआ जी, तो राजेंद्र प्रसाद कृपा हुआ, तो कृपलानी, महादेव, ब्रजकिशोर, नरहरि। अब देखिए कि जब इतना हो गया, नरहरि ये सब मिल गए, तो अब जैसे मिल गया, जैसे कृपा हो गया इनके ऊपर, ये सब महादेव, तब उनको क्या है, हक मिल गया। तब मजरूल हक, इतना ही थे दोस्तों, मजरूल हक। अब हम पूरा नाम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, महादेव देसाई थे।
अब बाकी आप ये भी ब्रजकिशोर नरहरि भी याद रखिएगा, तो ऑटोमेटिक प्रश्न में अगर ऑप्शन में देगा तो वो तो मारना ही मारना है। इतने इनसे थे। और एक विरोध करने वाले भी व्यक्ति थे कि नहीं, तिनकठिया पद्धति जो है सही है, तो वो थे एनजी रंगा। कौन थे? एनजी रंगा। एनजी रंगा। ये क्या कर रहे थे? अंग्रेज को सपोर्ट कर रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे दोस्तों। अब ये इतनी थी आपकी प्रथम पार्ट में। अगर हम और इससे दूसरे पार्ट, तृतीय पार्ट, 3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि अभी इसमें क्या था, बेसिक इंफॉर्मेशन महात्मा गांधी से था। अब यहाँ से शुरुआत होगा, खेड़ा युद्ध होगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल होगा, सबनयाज्ञा आंदोलन आएगा, असहयोग आंदोलन होगा, चौरा चौरी कांड, जितनी भी अब नेशनल मूवमेंट है वो शुरुआत होगा। तो हम उसको अलग से एक वीडियो में लाएंगे ताकि मजा आए पढ़ने में। इसमें क्या है, हम बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहे थे, थोड़ा सा सत्याग्रह लेकर आ गए, चंपारण सत्याग्रह, ताकि आप बोर ना हो। इस वीडियो को देखने में आपको लगा कि कुछ हम जानबे नहीं किए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे हैं जो इसमें आप जाने हैं, जो सिंपली नहीं जानते। जैसे अब थोड़ी सी हम बात चर्चा कर लें, बापू। तब बापू जो शब्द, इनको बहुत सारी उपाधियाँ मिली थी। चलिए उपाधि हम देख ही लेते हैं, इसी में उपाधि देख लेते हैं। चलिए, क्या क्या उपाधि मिला था जी? आप देखिए, बापू, राष्ट्रपिता, बापू राष्ट्रपिता, पूछता है दोस्तों कि राष्ट्रपिता, महात्मा, जिसको कहते हैं महान आत्मा, है ना, अर्धनग्न फकीर, मलंग बाबा। हंस रहे हैं जी मलंग बाबा का नाम सुन करके? ये महात्मा गांधी को ही कहा जाता था मलंग बाबा। हाँ, ये और भी जैसे जैसे आप देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर, राजनीति का छोटा बच्चा, राजनीति का छोटा बच्चा, ऐसे लोग कहा करते थे। अब कौन कहे थे, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन कहा था, आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि बापू जो है सरोजनी नायडू बोले थे। कौन बोले थे? सरोजनी नायडू। राष्ट्रपिता कौन बोले थे जी? तो सुभाष चंद्र बोस। याद कीजिए, कहाँ से बोले थे? ये थे सिंगापुर में, सिंगापुर से ही आगमन किए थे जी, राष्ट्रपिता बोले थे। महान आत्मा, महान आत्मा कौन बोले थे इनको? यही चंपारण जो सत्याग्रह में कूदे थे महात्मा गांधी और लोगों को हेल्प किए थे, इसीलिए उनको महान आत्मा कह करके रविंद्रनाथ टैगोर पुकारे थे। कौन बोले थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इनको बोले थे महात्मा। अर्धनग्न फकीर, ये फ्रैंक मोरिस बोले थे। मोरिस। और देशद्रोही फकीर बोला था विंस्टन चर्चिल। ये बहुत पूछता है, विंस्टन चर्चिल, ये गवर्नर भी था दोस्तों। राजनीति का छोटा बच्चा कौन बोला था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इनको बोले, राजनीति का छोटा बच्चा बोले थे एनी बेसेंट। और कौन रह गया? मलंग बाबा। अब सोचिए कौन बोले होंगे मलंग बाबा? तो एक व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको ये बोले थे। तो ये था दोस्तों। अगले वीडियो में हम जो है पूरा जो है मूवमेंट को पढ़ेंगे। अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कांड, ये सब कहानियाँ जो नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है और उसी से प्रश्न बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके पास जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेकर आएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।